2 liter of an ideal gas at a pressure of 10 atm expands isothermally and reversibly to a final 10 liters. फाइंड आउट वर्क डन. तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, फाइनल वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, इनिशियल प्रेशर है 10 atm, ठीक है ना. और वर्क डन बताना, देखो हुआ क्या. 2 लीटर से 2 लीटर से क्या हो गया 10 लीटर. शुरू में प्रेशर कितना एक्सटर्न क्या दिया हुआ 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस. अच्छा ये प्रेशर किसका है, ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये बताओ, ये जो 10 atm है ये गैस का प्रेशर है या एक्सटर्नल प्रेशर है, बताओ. ये गैस का प्रेशर है. 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm, वो गैस का प्रेशर है. तो यहाँ पे गैस का प्रेशर 10 atm है ना. फाइनल देखो, फाइनल गैस का प्रेशर, अब प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो यहाँ पे V2 तो 10 लीटर, तो प्रेशर कितना होगा गैस का बताओ 2 atm होगा ना. अरे 20 है ना दोनों, दिस इनटू दिस 20, दिस इनटू दिस 20, तो 2 atm प्रेशर होगा ना. तो अब प्रोसेस कौन सी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है. रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या खास बात होती है कि थ्रू आउट द प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम, है कि नहीं. तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल कितना होगा 10 ही होगा ना, पी एक्सटर्नल भी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होता है. फिर क्या होगा, थोड़ा सा थोड़ा सा प्रेशर आप क्या कर दो, थोड़ा सा प्रेशर कम कर दो, थोड़ा सा प्रेशर कम करो तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा. सपोज ये प्रेशर कितना है 9.99999, तो अंदर भी 9.99 ही नहीं हो जाएगा ना फिर, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा वो. समझ में आ रही है बात, है नहीं समझ में आ रही, थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा ना. तो अब क्या है, मैं वर्क कैसे कैलकुलेट करूँ, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं स्मॉल वर्क कैलकुलेट करूंगा. सपोज यहाँ पर मैथ का टूल यूज करूंगा मैं. देखो मान लो मैं, एक सेकंड इसको रेज कर देता हूँ बीच में से. मान लो मैं बीच में कहीं स्टेज है मेरी ऐसे, और मैं यहाँ से एक स्टेप करके यहाँ गया, पिस्टन पहले यहाँ था और फिर यहाँ आ गया, बहुत थोड़ा सा ऊपर उठा, ये थोड़ा सा ऊपर उठा, चेंज इन वॉल्यूम, बहुत थोड़ा चेंज इन वॉल्यूम हुआ ये, इसको मैं बोल देता हूँ डीवी, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी. डी का मतलब होता है स्मॉल, तो थोड़ा सा है, ठीक है ना. और ये यहाँ पे क्या है पी एक्सटर्नल, यहाँ पे भी मैं इसको पी एक्सटर्नल लिख सकता हूँ ना, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हुआ है. तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे दोनों पे प्रेशर सेम है, मान लेता हूँ सब, क्योंकि बहुत थोड़ा सा चेंज है. सपोज सपोज 8 atm, फाइनल तो ऊपर 2 atm है ना, यहाँ पे फाइनल तो 2 atm है. ये बात समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं तो 8 atm होगा ना प्रेशर बीच में. 8 तो मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया, पी एक्सटर्नल कुछ तो होगा, ठीक है ना. तो मैं एक केस ऐसा मान रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है वॉल्यूम में, एंड इन दोनों स्टेप्स में पी एक्सएल को मैंने सेम मान लिया, क्योंकि अगर 8 है तो ये होगा 7.999999. भाई इन दोनों को 8 लेने में क्या दिक्कत है, समझ में आ गई बात. अब मेरा यहां से यहां जाने में वर्क डन को मैं बोल देता हूँ डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन. वो किसके इक्वल होगा, माइनस पी एक्सटर्नल, जो भी इसकी वैल्यू है पी एक्सटर्नल की, इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी. मैंने स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इसलिए लिया है ताकि मैं इस पी एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर सकूं, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या है. पी एक्सटर्नल तो वेरी कर रहा है, तो वो यहाँ पे एक ले लिया मैंने, ठीक है बात है. इन सिर्फ इन दो स्टेप में तो पी एक्सटर्नल फिक्स ही रहेगा ना, ठीक है. अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक यूज करूंगा, वो ट्रिक ये यूज करूंगा मैं कि मुझे पता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है हमेशा, तो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल क्या है, इक्वल है हमेशा. तो पी इंटरनल क्या होता है एन आर टी अपॉन वी,
पी इंटरनल तो एनआरटी, पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है कि नहीं? तो पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल तो सेम है, इसलिए मैं पी एक्सटर्नल को क्या लिख सकता हूँ, एनआरटी अपॉन वी। ये मैंने ट्रिक यूज कर ली एक। ये बात समझ में आ गई? ये क्या है, स्मॉल वर्क डन, लेकिन मुझे तो पूरा वर्क डन निकालना है। पूरा वर्क डन कैसे आएगा, ऐड करके। यहाँ पे ऐसे, ये एक छोटा स्टेप है, ये क्या है, एक स्मॉल स्टेप है ना। इस तरह के छोटे छोटे स्टेप लेके तो मैं यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊँ, यस और नो। और उन सारे छोटे स्टेप्स का मुझे वर्क ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास टोटल वर्क आएगा। जब ऐसे छोटे छोटे ऐड करना होता है तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से नथिंग बट एडिशन। इंटीग्रेशन से डरना नहीं है, एडिशन ही होता है। समझ में आई बात? ये क्या है, एक स्मॉल स्टेप का वर्क है, ठीक है ना। अगर मुझे पूरा वर्क करना है तो सारे स्टेप जोड़ने पड़ेंगे, ऐड करो, दोनों तरफ ऐड करो। समझ में आ गई बात है? अब तो इंटीग्रेशन आ गई। दिस इज टोटल वर्क डन W, ठीक है, इज इक्वल टू एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल गैस के कांस्टेंट है, आर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो माइनस एन आर टी आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 1/v dv। ठीक है बात है? अब यहाँ लिमिट्स पुट करनी होती है। वॉल्यूम, शुरू में वॉल्यूम कितना था V1, बाद में वॉल्यूम कितना है V2, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस एन आर टी, इसकी इंटीग्रेशन होती है एल एन ऑफ वी, लिमिट्स आर फ्रॉम V1 टू V2। ये बताता हूँ मैं क्या है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। हो सकता है आपने फिजिक्स में करा हो कि इसकी इंटीग्रेशन लॉग वी होती है। लॉग वी जब भी आप फिजिक्स में लिखते हो ना, उसका मतलब लॉग का ना यहाँ कुछ बेस होता है, लॉग का यहाँ कुछ बेस होता है। अगर आपने फिजिक्स में लिखा है लॉग वी, तो इसका मतलब इसका बेस ई है। लेकिन अगर केमिस्ट्री में लॉग लिखा है ना, उसका मतलब उसका बेस 10 है। ये फर्क है। जो केमिस्ट्स होते हैं वो लॉग बेस 10 यूज करते हैं, जो फिजिसिस्ट होते हैं वो लॉग बेस ई यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट। तो अगर केमिस्ट्री वालों को लॉग बेस ई यूज करना तो वो एल एन लिखते हैं, नेचुरल लॉग। समझ में आ गई बात है? तो एल एन भी आएगा इसका इंटीग्रेशन करके। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज एल एन ऑफ x। समझ में आ गई बात? ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो v है, तो एल एन ऑफ v। ओके, अब तो लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, माइनस एन आर टी एल एन ऑफ v2 माइनस एल एन ऑफ v1, ये ऐसे लिमिट्स पुट करते होते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a बाई b होता है ना, माइनस एन आर टी एल एन ऑफ v2 अपॉन v1, ठीक है। अब क्या एक रिलेशन होता है, ये होता है एल एन ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 लॉग x। ये रिलेशन होता है। एल एन का मतलब है लॉग टू द बेस e x, और लॉग x का मतलब उसका बेस 10 है, केमिस्ट्री में 10 होगा बेस उसका। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ v2 अपॉन v1। ये वर्क का फॉर्मूला आ गया, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है P2V2 इज इक्वल टू P1V1 आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, इसलिए P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1, यही है ना। तो V2/V1 को P1/P2 भी लिख सकता हूँ। तो वर्क का फॉर्मूला माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ P1/P2 भी होता है। मैं सजेस्ट करूंगा वर्क का फॉर्मूला रटो मत, डेरिवेशन आनी चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन 3 सेकंड 4 सेकंड में हो जाती है, बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है बात है। तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला, इसका मैं ग्राफ भी बना सकता हूँ। देखो, ये तो मैंने ऐसे बॉक्स से समझाया, मैं ग्राफ से भी समझा सकता हूँ। पहले हम यहाँ थे, एक्सपैंड करके यहाँ आ गए, तो यहाँ पे प्रेशर कितना था 10 atm, यहाँ प्रेशर कितना था 2 atm। तो यहाँ से यहाँ आया और बीच में कोई स्टेप इमेजिन कर लो, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है। बीच में मान लो मैं यहाँ से यहाँ आया, छोटा सा स्टेप लिया मैंने, तो ये क्या है मेरा, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dv, और ये मेरा है p एक्सटर्नल। तो p एक्सटर्नल इंटू dv, ये एरिया जो होगा यही मुझे स्मॉल वर्क देगा dw, यस और नो। ये एरिया स्मॉल वर्क देगा dw।
तो पूरा वर्क क्या होगा, सारे एरिया से छोटे छोटे सारे एरिया जोड़ के, ऐसे छोटे छोटे सारे एरिया जोड़ के मतलब पूरा एरिया आ जाएगा। यही इंटीग्रेशन है, एरिया अंडर दिस ग्राफ। यही हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2.303 nRT log ऑफ V2/V1। ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क है ये, कर लोगे। अब क्वेश्चन करेंगे। देखो V2 कितना है 10 लीटर, V1 कितना है 2 लीटर, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क इज -2.303 nRT log ऑफ V2/V1। अब nRT को P1V1 लिख लो, क्योंकि T पता नहीं है। nRT को P1V1 लिख सकता हूँ ना, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो P1 कितना है 10 atm, V1 कितना है 2 लीटर, और ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, आ गया ये। log 5 कितना होता है 0.7, ये तो याद करना है। log 5 की वैल्यू याद कर लो 0.7, ठीक है। तो इतना आ गया -32 atm लीटर। ये क्या आ गया, वर्क डन। क्या क्या निकालना था, वर्क डन निकालना था, और क्या निकालना था, अच्छा वर्क डन निकाल दिया वर्क डन। हीट भी पूछा हुआ था, हीट भी निकाल दो। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू तो जीरो होगा, तो समझ गए ना। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है आइडियल गैस की, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो ये जीरो हो गया। तो फिर फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू डेल्टा यू तो जीरो है, क्यू कितना है फाइंड करना है, डब्ल्यू -32 पॉइंट इतना, तो क्यू कितना आएगा इतना। मतलब इतनी हीट वो अब्सॉर्ब कर रहा है और इतना वर्क आपको करके दे रहा है। सिंपल बात है, आइसोथर्मल प्रोसेस में यही होता है, जितनी हीट वो अब्सॉर्ब करता है उतना वर्क आपको करके देता है। या फिर अगर आप उस पर वर्क करते हो तो जितना आपने वर्क किया उतनी हीट वो रिलीज कर देगा सिस्टम, अपने पास कुछ नहीं रखता। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, तो अपने पास वो कुछ नहीं रखेगा। अगर आप उस पर वर्क करोगे तो आपको हीट दे देगा, अगर आप उसको हीट दे दोगे तो आपको वर्क दे देगा। समझ में आई बात है। तो ये आ गया आंसर।